एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बार्क केमिस्ट्री 2020 के डिटेल सॉल्यूशन को डिस्कस करते आ रहे थे। अब तक हमने लेक्चर 4 तक 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे केमिस्ट्री सेक्शन से। इस लेक्चर के अंदर हम लेके आए हैं 10 और क्वेश्चन केमिस्ट्री सेक्शन के, जो कि बार्क एग्जाम में पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था थर्मोडायनेमिक्स बैकग्राउंड से। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कार्नोट हीट इंजन से क्वेश्चन पूछा गया था कि इस टेम्परेचर पर इतनी हीट देते हैं और एक टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर दे रखा था। हमें बोला गया था कि भाई इस प्रोसेस के अंदर वर्कआउट कितना होगा। तो वर्कआउट हमें पता है कि कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन QH इज इक्वल टू TH माइनस TC डिवाइड बाई TH। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे H का मतलब है हायर टेम्परेचर, C का मतलब है कोल्ड यानी कि लोअर टेम्परेचर। तो मैं देख लेता हूँ हायर टेम्परेचर यहाँ पर TH मेरे को कितना दे रखा है। TH की अगर बात करूं तो 727 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में वैल्यू पुट करनी है तो 727 प्लस 273 यानी कि 1000 केल्विन। इसी तरीके से अगर मैं TC की बात करूं तो वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं केल्विन के अंदर उसकी वैल्यू निकालूंगा 273 प्लस करके तो कितना आएगा 300 केल्विन। इसी तरीके से QH की वैल्यू कितनी दे रखी है 6200 किलो जूल। यहां से अगर मैं W की वैल्यू निकालना चाहूं तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी TH माइनस TC डिवाइड बाई TH इंटू QH। तो वो वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं, TH की वैल्यू कितनी है 1000 है, TC कितना है 300 है, TH कितना है 1000 है, QH कितना है 16200 है। ये कितना आ जाएगा 700 इंटू 16200 डिवाइडेड बाई 1000। इनको अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर निकल के आएगा मेरा 11340 किलो जूल, मतलब इतना वर्क आउट होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स के कार्नोट हीट इंजन से। तो हमें वैल्यूज दे रखी थी, जस्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी थी और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन लैम्डा मैक्स। मतलब इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट था कि डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर एसीटोन की लैम्डा मैक्स पर क्या चेंजेस आएगा। मतलब उसका ऑर्डर लगाना था हमें, करेक्ट ऑर्डर की भाई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी पूछा था। तो देखते हैं सबसे पहले कि भाई एसीटोन क्या होता है। एसीटोन क्या होता है CH3CO CH3। इसके अंदर दो टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। कौन से होते हैं, पाई से पाई स्टार होता है और एक क्या होता है N से पाई स्टार होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन को। तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जैसे कि पाई है, यहाँ पर पाई स्टार, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। तो होता क्या है कि जब पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, ये पाई स्टार वाली स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज होती है। तो पाई स्टार स्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है। अब एनर्जी गैप डिक्रीज होगा तो इसका मतलब लैम्डा क्या होगा मेरा इंक्रीज होगा। यानी कि जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा लैम्डा मैक्स होगा। पोलर सॉल्वेंट के अंदर जितना ज्यादा पोलर करेंगे हम उतना ज्यादा क्या होगा मेरा लैम्डा मैक्स बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर मैं इनकी पोलैरिटी का ऑर्डर लगा दूं तो H2O इथेनॉल और CH3Cl यानी कि एसिटोनाइट्रिल। यानी कि पाई से पाई स्टार के लैम्डा मैक्स का ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा। अगर मैं दूसरा केस लेता हूं N2 पाई स्टार का, अगर N2 पाई स्टार की बात करते हैं तो क्या होगा N2 पाई स्टार। तो क्या होता है पोलर सॉल्वेंट के अंदर इसकी N वाली जो स्टेट होती है ज्यादा स्टेबलाइज होती है इसके कंपैरिजन में। तो अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो ओवरऑल ये एनर्जी का गैप क्या होता है बढ़ जाता है, एनर्जी गैप बढ़ जाता है। इसका मतलब लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा पोलर सॉल्वेंट के अंदर। मतलब जितना ज्यादा पोलर होगा उतना एनर्जी गैप होगा, उतना ही कम लैम्डा मैक्स होगा। यानी कि जो मेरा ऑर्डर आएगा बिल्कुल रिवर्स आएगा इसका। तो ऑर्डर क्या आएगा CH3Cl C2H5OH और H2O। अब क्वेश्चन में जो ऑर्डर पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं कि भाई कौन सा पूछा गया था, पाई से पाई स्टार या फिर N से
पाई स्टार। तो इस तरीके से हमने बड़े सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नेट के अंदर भी बहुत पूछा जाता है इस टाइप का इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट वाला। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन था कि हमें अप्रोक्सीमेशन मेथड पूछा था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक और जो न्यूक्लियर ट्रांजिशन होती है उसमें कौन सा अप्रोक्सीमेशन मेथड हम यूज करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, हमने बहुत बार पढ़ा है, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। इसी अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और जो न्यूक्लियर जो मोशन होता है इनको सेपरेट ट्रीट कर सकते हैं, न्यूक्लियर मोशन को। तो यही इसका आंसर था, ऑप्शन में था, सिंपल सा आंसर था, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन था, हमसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक पूछी थी कि भाई मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सॉलिड स्टेट के अंदर, तो उसके लिए कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक हम यूज करेंगे। तो हमें पता है हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज करते हैं, एक्सपीएस। एमएससी के अंदर हम बहुत से देखते हैं कि एक्सपीएस करके आते हैं कि एक्सपीएस यानी कि क्या होता है, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सिंपल सा आंसर था, क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकालते हैं, एक्सपीएस यानी कि एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं, हमारे यहाँ क्वेश्चन था हमारा थर्मोडायनेमिक्स से, मैक्सवेल रिलेशन पूछी गई थी कि भाई इनमें से कौन सी करेक्ट रिलेशन है। इस टाइप के क्वेश्चन नेट और गेट में भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं मैक्सवेल स्क्वायर से। तो हम सबसे पहले मैक्सवेल स्क्वायर बनाएंगे। इसको याद रखने के अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि सत्य, प्रकाश, वेरी, टायर्ड, इस तरीके से दो लाइनें बनाएंगे एस और पी से जाती हुई, हे, गॉड, ए, यू। अब देखो करना क्या है, तो देखो क्या कौन सी रिलेशन है, एच वाली रिलेशन है। तो डी एच को यहां लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, किस किस के बीच में है, एस और पी के बीच में है। तो क्या लिखेंगे, डी एस लिखेंगे और डीपी लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई एस से एरो जा रहा है तो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो किसकी साइड जा रहा है, टी की साइड जा रहा है, यानी कि टीडीएस, प्लस का साइन आएगा। टी से भी एरो जा रहा है, अगर एरो आ रहा होता तो माइनस का साइन आता, जा रहा है प्लस का साइन आएगा। किसकी तरफ जा रहा है, वी की साइड जा रहा है, तो क्या आएगा, वीडीपी। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो टीडीएस की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या आता है, डीएच माइनस वीडीपी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, करेक्ट रिलेशन ये है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। और भी कोई भी रिलेशन तुम ड्राइव कर सकते हो सेम तरीके से। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको यहां रखना है, दोनों साइड वाले वेरिएबल को रख के, अगर एरो जा रहा है जिस साइड जा रहा है तो प्लस का साइन, अगर आ रहा है तो माइनस का साइन। इसी तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन था थर्मोडायनामिक्स बैकग्राउंड से ही। इसमें हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा था मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि सीपी पूछा था डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए तो देखो कैसे करते हैं। हमें पता है जो सीवी क्या होता है, सीवी होता है F/2R, और यहाँ पर जो F होता है वो क्या होता है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। तो हमें क्या दे रखा है भाई, डायटोमिक मॉलिक्यूल दे रखा है, जैसे कि X2 है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, हमें पता है 3 होती है। चाहे कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, ट्रांसलेशन तो हमेशा 3 होती है। और रोटेशनल कितनी होती है, अब X2 एक टाइप का लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर के लिए रोटेशनल कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इसका मतलब F कितना आएगा, 3 + 2 यानी कि 5 आएगा। यानी कि मेरी CV कितनी आ जाएगी, 5/2R। अब देखिए आगे, मुझे पता है CP माइनस CV क्या होता है, R होता है। तो CP कितना आ जाएगा, R + CV यानी कि R + 5/2R, यानी कि CP कितना आ जाएगा, 7/2R, यानी कि 3.5R। यही ऑप्शन में आंसर था, यानी कि CP कितना आएगा डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 3.5R। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन था सॉल्यूशन बैकग्राउंड से। तो हमसे पूछा गया था कि भाई इनमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई = हमें पता है ICRT होता है।
आई यहां पर क्या होता है, वॉन होफ फैक्टर, और सी क्या है यहां पर, कॉन्सेंट्रेशन है, आर क्या है यहां पर, गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है यहां पर, टेम्परेचर है। अगर मैं कंडीशन को सेम रखता हूं, देखो सबकी 1 मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है, यानी कि सी सेम है, आर कांस्टेंट होता ही है, टेम्परेचर भी उसने सेम ही दे रखा है, तो इसका मतलब जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि वांट होफ फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। जो वांट होफ फैक्टर आई होता क्या है, आई होता है कि नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, भाई आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मतलब जिसका आई ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब जो आयन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होना ही है। तो ग्लूकोज तो भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, तो इसके लिए तो आई क्या होता है, इसके लिए I1 होता है। अगर बात करूं NaCl तो Na प्लस और Cl नेगेटिव देता है, तो इसके लिए I क्या हो जाएगा, इसके लिए I2 हो जाएगा। अगर बात करूं यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसके लिए I क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात रही पोटाश एलम की, पोटाश एलम क्या होता है, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ये होता है, तो आई कितना हो, देखो पोटाशियम का आयन अलग से आएगा, एल्यूमिनियम का, इसके लिए आई क्या हो गया 4। सबसे ज्यादा आई किसका है, पोटाश एटम का है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर भी किसका होगा, पोटाश एटम का होगा। इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, पोटाश एटम होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था हमारा गैसीय स्टेट से, तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे कुछ गैसेस दे रखी थी और उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा था। तो हमें पता है अगर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि भाई जो मॉलिक्यूल होता है उनके बीच में इंटरेक्शन कैसी है। भाई जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी वो उतना मुश्किल से बाहर निकलेगा मतलब उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो मतलब इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई पोलर है तो पोलर का नॉन पोलर से ज्यादा होना है बॉइलिंग पॉइंट, पर अगर सारे के सारे नॉन पोलर हैं तो सारे के सारे अगर नॉन पोलर हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं मोलर मास। भाई क्योंकि मोलर मास ज्यादा तो वैंडरवाल फोर्सेस ज्यादा, वैंडरवाल फोर्सेस ज्यादा तो मतलब उसके अंदर इंटरेक्शन ज्यादा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका ज्यादा होगा। यही कंसेप्ट इसके अंदर लगाएंगे। सारी की सारी नॉन पोलर गैसेस है, मतलब जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो सिंपल से तरीके से अरेंज कर दो भाई, Cl2O2 N2H2। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया, ये करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा इसका। देख लेना डिक्रीजिंग था या इंक्रीजिंग था, उसके बेसिस पे हम इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन था सरफेस केमिस्ट्री से। ये डिट्टो क्वेश्चन हमारे गेट 2018 के अंदर सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था जो कि बार्क केमिस्ट्री 2020 के अंदर पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि माइसल फॉर्मेशन जब होती है तो भाई एंट्रोपी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, मतलब करेक्ट इनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें सिलेक्ट करना था। तो हमें पता है माइसल्स में क्या होता है कि सोल्यूट मॉलिक्यूल एक जगह आ जाते हैं। जब भी माइसल फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा कि सोलवेंट की जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज करती है, मतलब सोलवेंट की रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब ओवरऑल जो एंट्रोपी होती है, जो सिस्टम की ओवरऑल एंट्रोपी होती है वो भी इंक्रीज करती है माइसल फॉर्मेशन के अंदर। तो वो ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीज किसकी वजह, क्योंकि सोल्यूट की तो डिक्रीज हो रही है क्योंकि वो एक जगह पे आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, सोलवेंट की इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ओवरऑल जो इंक्रीमेंट होता है, क्या आंसर आएगा, इंक्रीज इन ओवरऑल एंट्रोपी मोस्टली ड्यू टू इंक्रीज इन द सॉल्वेंट एंट्रोपी। मतलब जो ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से होती है, सॉल्वेंट की एंट्रोपी इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन था हमारा, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे थे तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के अंदर कोई रिएक्शन भी थी एग्जैक्टली उसके लिए, जैसे कि वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली याद नहीं है, इसके बेसिस पे इतना क्वेश्चन था। इसका तरीका बता सकता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन होता। तो एंट्रोपी फाइंड आउट करना था, तो डेल्टा एस क्या होता है, NF डेल E बाई डेल D होता है। तो हमें क्या करना था, इसके अंदर पहले E2 माइनस E1 करके T2 माइनस T1 करके ये वैल्यू निकल जाती, डेल E बाई N की वैल्यू और रिएक्शन के अकॉर्डिंग आ जाती।
एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है, 96500 कूलम होता है। इससे हमारी क्या निकल जाती, डेल्टा एस की वैल्यू निकल जाती। मतलब सिंपल से तरीके से इस मेथड के ऊपर इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि कंप्लीट नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो फ्यूचर एग्जाम के लिए आप ये डेल्टा एस, डेल्टा जी और डेल्टा एच की जो वैल्यू निकालते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, उसके फॉर्मूला देख सकते हो आप। इस तरीके से हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं केमिस्ट्री के। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द हाइब्रिड केमिस्ट्री चैनल। थैंक यू सो मच।